दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों को एक और अहम सबूत मिला है। धमाके के मुख्य आरोपी और जम्मू कश्मीर के रहने वाले आतंकी उमर का एक नया वीडियो अब सामने आया है। इस वीडियो ने पूरे केस को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है, क्योंकि इसमें उमर सीधे तौर पर आत्मघाती हमले की पैरवी करते हुए दिखाई दे रहा है। और ऐसे में माना जा रहा है कि ये वीडियो उमर ने धमाके से पहले खुद रिकॉर्ड किया था। जांच टीम का मानना है कि ये वीडियो उमर की सोच, योजनाओं और कट्टरपंथी विचारधारा को दर्शाता है। इससे ये भी संकेत मिलता है कि वो लंबे समय से इस तरह के हमले की तैयारी कर रहा था। जांच में पूछताछ के दौरान उमर की मां ने खुलासा किया है कि उन्हें काफी समय से शक था कि उनका बेटा कट्टरपंथी सोच की ओर झुक रहा है। वो कई दिनों तक परिवार से संपर्क में नहीं रहता था। धमाके से कुछ समय पहले उसने अपने घर वालों से साफ कह दिया था कि वो उसे कॉल ना करें, और इसके बावजूद परिवार ने उमर के इस बदलते व्यवहार की जानकारी पहले कभी पुलिस को नहीं दी। जांच में ये बात सामने आई थी कि दिल्ली धमाके में मारा गया उमर जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था। पेशे से वो डॉक्टर था, लेकिन गुपचुप तरीके से जैसे मोहम्मद का एक मिडुल से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। ऐसे में बता दें कि ये वीडियो सामने आया है और ऐसे में अब जांच एजेंसियां की जांच अब तेज हो गई है। दिल्ली बम धमाके को आतंकी डॉक्टर ने किसी हड़बड़ी में ये अंजाम नहीं दिया था। ये सोची समझी साझी और समझी खतरनाक इरादे से बनी हुई ये आतंकी साजिश थी। दिल्ली ब्लास्ट के आत्मघाती हमलावर उमर उन नवी का नया वीडियो सामने आया, जो कि आतंकियों को तबाही के तरह पूरे प्लान का संकेत भी देता है। उमर उन नवी इस वीडियो में वो सुसाइड को लेकर वकालत करते हुए भी नजर आए हैं, और वो कहता है कि मौत से मत डरो। वीडियो में उमर ने कहा है कि आत्मघाती बम हमला सबसे गलत समझी जाने वाली बातों में से एक है। यह एक शहादत का तरीका है। ये इस्लाम में जानी हुई बातें हैं, लेकिन इसमें कोई भी विरोधाभास नहीं है और इसके खिलाफ कई तर्क दिए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर लेते हैं राजनीति से जुड़ी हुई। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार के गठन की कवायद अब तेज हो चली है, और जेडीयू और बीजेपी दोनों दलों के विधायक की लगातार बैठकें होने वाली है, और इन बैठकों में दोनों दल अपने अपने विधायक दल के नेता का चुनाव करेंगे। और इसी बीच मंत्रिमंडल के स्वरूप और मंत्री पद को लेकर दोनों दलों के बीच चर्चा चल रही है। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों दल बिहार सरकार में बराबर मंत्री पद लेंगे, और इसी बीच सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों दल विधानसभा में अध्यक्ष पद चाहते हैं, और इसी के मद्देनजर जेडीयू बीजेपी के शीर्ष नेता आज दिल्ली में मीटिंग करने वाले हैं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और जेडीयू कोटा के केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बीती रात पटना से दिल्ली रवाना हुए थे, और ये दोनों नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। स्पीकर के अलावा सरकार में महत्वपूर्ण विभागों को लेकर भी दोनों दलों की ओर से दावेदारी चल रही है। बीजेपी हर हाल में स्पीकर का पद अपने पास रखना चाहती है। देर रात तक पटना में प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने इस पर चर्चा की थी, और इसके अलावा चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत का जिम्मा धर्मेंद्र प्रधान संभाल रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इन तीनों सहयोगी दलों के साथ सरकार गठन को लेकर सहमति बन चुकी है। बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को होने की संभावना है, और इसके लिए गांधी मैदान में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बीजेपी चाहती है कि विधानसभा में स्पीकर जो है वो उनकी तरफ का हो, तो वहीं जेडीयू इसी बात पर अड़ी हुई है कि बीजेपी का तर्क है वो विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी तो है। वहीं जेडीयू को इस पर जवाब भी है कि विधानसभा परिषद में बीजेपी के पास ही सभापति का पद है, और ऐसे में विधानसभा में जेडीयू के पास स्पीकर का पद होना चाहिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बीजेपी के से प्रवक्ता राकेश जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और फिर बातचीत करते हैं कि आखिर कहां पर मंत्रिमंडल को लेकर पेच फंस रहा है, क्या कुछ अंदर खाने में पक रहा है। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। बिहार की जनता ने झोली भर भर कर आशीर्वाद हमें दिया है, और बिहार की जनता की सेवा के लिए मैं तत्पर हूं। हमारी पार्टी, हमारे घटक दल बिहार की जनता की सेवा 5 वर्ष करेंगे, और जो हमने संकल्प लिया था उस संकल्प के माध्यम से सेवा करेंगे। रही बात आपकी, आप जो हमसे पूछना चाहते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में सरकार हमारी गठन होगी,
यहाँ पे कोई अध्यक्ष पद की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे कोई मंत्री बनने की लड़ाई नहीं है। यहाँ पे लड़ाई ये है कि बिहार का विकास कैसे हो, बिहार में विकास की गंगा किस तरह बहे। जो हमने पहले भी काम कर कर दिखाया है, अब फिर काम कर कर दिखाने का काम एनडीए सरकार करेगी। रही बात बड़े बड़े पदों की बात जो आप कर रहे हैं, अध्यक्ष की बात हो चाहे मंत्री की बात हो, हमारे पांचों घटक दल के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठेंगे, निर्णय लिया जाएगा, सबकी जिम्मेदारियां बांटी जाएगी, सभी लोग जिम्मेदारियों को लेकर अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने विधानसभा में जाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है। इसमें बिल्कुल सिर्फ राकेश जी, हम कहा तो ये भी जा रहा है कि स्पीकर और गृह और वित्त विभाग को लेकर दोनों में ठनी हुई है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, इसमें कोई ठनी हुई नहीं है। आप गृह मंत्री नीतीश कुमार जी अपने साथ ही रखे थे गृह मंत्रालय को, मुख्यमंत्री जी ने 2020 में, जब उनके पास 43 विधायक थे, हमारे 74 विधायक थे, तब भी हमारी कोई लड़ाई नहीं थी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम किया है, काम करेंगे। बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। जो हमने वादा किया जनता के बीच में, जनता ने इस वादे को मोहर लगाने का काम किया, जनता का आशीर्वाद मिला, जनता ने ही चुनकर माननीय नीतीश कुमार जी को भेजा है कि बिहार का मुख्यमंत्री अगला वही होंगे। तो हम इसमें हमारी कोई दिक्कत नहीं है, सभी निर्णय लिया जाएगा, शीर्ष नेतृत्व हमारे बैठेंगे सभी घटक दलों के, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। 20 तारीख को शपथ ग्रहण है। आप भी सादर आमंत्रित हैं, मीडिया के साथियों को मैं बुलाना चाहता हूं। जी, ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं सौंपा है, कल वो राज्यपाल से मिले और इस्तीफा नहीं सौंपा है, तो क्या कहीं ना कहीं डर बैठा है क्या अभी? इसमें कोई डर नहीं है। कल कैबिनेट भंग किया गया है, गवर्नर साहब से, आरिफ मोहम्मद खान साहब से मिलने का काम हुआ, गवर्नर साहब को कैबिनेट भंग करने का प्रस्ताव उनको दिया गया कि कैबिनेट अब भंग हो चुकी है। अब रही मुख्यमंत्री की बात, विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, इसमें कोई चिंता करने की बात, सभी सारे विधायकों को बुलाया जाएगा, उसके विधायक दल का नेता चुने जाएंगे माननीय नीतीश कुमार जी। इसमें क्या चिंता है? कोई चिंता नहीं है। समय आने दीजिए, संवैधानिक रूप से सभी काम होंगे। 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है गांधी मैदान में। पूरे बिहार की जनता का आह्वान करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आइए, आपका स्वागत है, मीडिया के साथियों का स्वागत है, हर व्यक्ति को। लेकिन राकेश जी, जो लोग दिल्ली में बैठे हैं उनकी तरफ से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक तो सामने नहीं आई है। नहीं, प्रतिक्रिया की आप बात कर रहे हैं। दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, बाकी सभी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, आपस में बैठ रहे हैं। बैठने के बाद बैठकों की जारी है। जनता ने जिस गठबंधन को मोहर लगा दी है, जिस जनता ने जिस नेताओं के ऊपर मोहर लगा दी, इसमें हम आप चिंता करने की किसी को जरूरत नहीं है। बहुत कम समय के साथ आपके सामने, मीडिया के साथियों के सामने रखा जाएगा कि बिहार का ये मुख्यमंत्री होंगे, ये अध्यक्ष होंगे, ये सभापति महोदय होंगे, ये मंत्री बनेंगे। इसमें चिंता करने की कोई बात किसी को नहीं है। बिहार की जनता की सेवा करना है, सेवा हमारी भावना है। हमारे लिए बिहार विकसित कैसे हो इसकी चिंता है और इसके लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल। मेरा एक दो सवाल आपसे और है कि नई सरकार में 6 विधायक पर 1 मंत्री है। राकेश जी, जरा इस पर बताइए। मीडिया के साथियों को पता ही है कि 6 विधायक में 1 मंत्री, इसमें किसी को क्या दिक्कत है? 15-16 विधायक जनता दल यूनाइटेड के बनेंगे, 15-16 हमारे बनेंगे, 3 चिराग पासवान जी की पार्टी के बनेंगे, बाकी हम के 1, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के 1। इसमें चिंता के 35-36 विधायकों का, मंत्री को का गठन संगठन होता है, मंत्रिमंडल का सदस्य होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कैबिनेट के जितने भी मंत्री 35-36 ही बनते हैं, इसमें कोई चिंता की करने की बात नहीं। हम उसी में करेंगे, कर जनता के सामने रखने का काम करेंगे। जनता की सेवा करना हमारा भावना है। तो महिलाओं को भी जगह मिलेगी और युवाओं को भी इस मंत्रिमंडल में? आपका प्रश्न जो है, इस प्रश्न का सीधा जवाब है कि 2006 में हम बिहार की महिलाओं के लिए लगातार काम किया, 2006 से। और वोटिंग में भी महिलाओं ने बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो सीधा सवाल मेरा ये है कि क्या मंत्रिमंडल में महिलाओं को जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी? बस। नहीं, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हम सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दे सकते हैं। निकाय चुनाव में, बिहार के निकाय चुनाव में, ग्रामीण चुनाव में जब हम उसको 50% की आरक्षण दे सकते हैं। जब हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसमें हम उनको आरक्षण के माध्यम से 50% महिलाओं को लड़ाने का जो हमने काम किया है,
तो इसमें संगठन में जो हम मंत्रिमंडल बनेगा तो महिलाओं का काम तो महिला ही चलाएगी ना। महिला परिवार कल्याण कौन चलाएगी? महिला ही चलाएगी, पुरुष थोड़ी चलाएगी। बाल विकास मंत्रालय कौन चलाएगी? महिला ही चलाएगी। बिल्कुल इसमें बिल्कुल। चिंता करने की बात नहीं है। जो महिलाओं का हक होगा, भारतीय जनता पार्टी इंडिया लगातार दे रही है। हमने 35% से लेकर 50% आरक्षण और आधी आबादी की बात देश के प्रधानमंत्री लगातार करते हैं। उनकी भी उतनी आबादी है जितनी है हम पुरुषों की है, तो हम तो उनको बराबर में खड़ा करने की बात करते हैं। क्या मैथिली ठाकुर को भी मिल सकता है जगह इसमें? युवा हैं और जहां पर युवाओं को सबसे ज्यादा आगे रखा जा रहा है राजनीति में, तो मैथिली ठाकुर की भूमिका क्या रहेगी? देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में माई समीकरण बन चुका है। बिल्कुल। मतलब माई का मतलब महिलाएं, एम से महिलाएं, वाई से यूथ। हमारा समीकरण ये है, हम महिलाओं के साथ साथ युवाओं को भी साथ लेकर चलने का बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से आह्वान किया कि हमारा समीकरण है माई बिहार के लिए। माई मतलब महिला और युवा, उनका समीकरण माई है मतलब मुस्लिम और यादव। हमारा समीकरण अलग। स्पष्ट रूप से देश के प्रधानमंत्री ने जब कहा दी, देश के प्रधानमंत्री ने जब मोहर लगा दी जनता के सामने, जनता ने भी हमारे माई समीकरण पर मोहर लगा दी, तो हम आपको कोई इसमें चिंता नहीं करनी है। इसमें महिलाओं को भी सम्मान मिलेगा, युवाओं को सम्मान मिलेगा। और बिहार के मुख्यमंत्री ने स्पेशल रूप से बिहार में युवा आयोग का भी गठन किया है। और युवा आयोग का गठन इसीलिए किया गया कि युवाओं की बात, उनकी शिक्षा की बात जी की जाए। तो हम करेंगे, इसमें चिंता करने की बात नहीं है। राकेश जी, डिप्टी सीएम की अगर मैं बात करूं तो चिराग पासवान कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पेज फंसा रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हमने अब स्पष्ट रूप से कहा कि कोई ऐसा नहीं मुद्दा है कि हमारे यहाँ मंत्री कौन बन रहा है, डिप्टी सीएम कौन बन रहा है। सब निर्णय है, हमने नारा ही दे दिया 2025 से 30 फिर से नीतीश जी के नाम पर हमने चुनाव लड़ा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, कितनी बार कहा, और देश के प्रधानमंत्री ने हाथ पकड़ लिया माननीय मुख्यमंत्री जी का, गमछा भी हिलाए, हाथ पकड़ के बहुत सारी रैलियां भी कही। तो देश के प्रधान ने स्पष्ट रूप से कहा, देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कहा, ये भी सही है, हाथ भी पकड़ लिया, पर अभी तक कहीं बयान नहीं आया है, कुछ कहा नहीं गया है, इस्तीफा नहीं दिया गया है। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है राकेश जी, आप एक चीज बताइए, विधायक दल का नेता चुने जाएंगे माननीय नीतीश कुमार जी, विधायक दल की बैठक होगी। आज तो सब दिल्ली में है, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, सब भाग दौड़ में लगे हुए। कल बैठक होगी, कल 19 तारीख को समय तय किया गया कि विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के लगातार अब यही घेर रहा है ना कि अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ तो नीतीश पलट सकते हैं, ऐसा कुछ सुनने को आ रहा है। आप एक चीज बताइए, हमारा देश का एक संविधान भी कहता है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे देते हैं, अभी 2 दिन का जो कार्यकाल जो बीच में है, इसको कौन संभालेंगे? इस्तीफा देने के बाद कोई ना कोई तो मुख्यमंत्री बिहार का रहेंगे ना। बिल्कुल, इसमें चिंता क्यों कर रहे हैं? हमने स्पष्ट कहा, एक संविधान है, संविधान के अनुरूप कैबिनेट की भंग किया गया। कैबिनेट का भंग करने के बाद माननीय गवर्नर साहब से मिलने का काम किया। अब रही विधायकों को बुलाया जाएगा, कल विधायक दल की बैठक होगी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी चुने जाएंगे। चिराग पासवान जी ने अपने विधायक दल के अपनी पार्टी का चुन लिए हैं, भाजपा ने भी चुनने का काम किया, हमने भी चुन लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी चुन लिया, सभी लोगों ने अपने अपने पार्टी के विधायक दल चुन लिए। अब सभी विधायक दल के नेता एक साथ बैठेंगे, सदन के नेता चुने जाएंगे, सदन के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। मोहर तो लगी हुई, इसमें क्या सोचने वाली बात है? चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। हमसे बता दें कि लगातार बिहार में सरकार, नई सरकार को लेकर कवायतें तेज हो गई है और ऐसे में कहीं ना कहीं स्पीकर, गृह और वित्तीय विभाग को लेकर जेडीयू और बीजेपी में खींचतान भी देखने को मिल रही है। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह में सीएम के साथ 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं, सूत्रों से मिली ये जानकारी है। और इसके साथ ही बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर लगातार कवायद तेज हो गई है और माना जा रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं और इसके बाद से 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी जोरों शोरों से चल रही हैं और ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समारोह में शामिल हो सकते हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के 4 दिन बाद जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और 18 नवंबर 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने माना है कि पार्टी की हार की सारी जिम्मेदारी उनकी है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर ने 20 नवंबर के लिए पार्टी नेताओं से मौन उपवास रखने की अपील की है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि हार का पश्चाताप दौर में ये काफी गांधी आश्रम में 1 दिन का मौन उपवास रखा जाएगा। बता दें कि 20 नवंबर को ही बिहार में नई शपथ ग्रहण का समारोह होने वाला है और जनसुराज नेता ने कहा है कि इनको भी लगता है कि हम जनता को उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। तो वहीं 20 नवंबर को जहां पर मौन व्रत रखा जाएगा, उसी के साथ प्रशांत किशोर ने चुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए एनडीए का जिक्र करते हुए शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार और बीजेपी को उन जिम्मेवारी और साथ ही जिन लोगों को जनता से बातचीत हुई जीत दिया है उन पर पूरी बात और विश्वास है। बता दें कि जनसुराज ने बिहार चुनाव में एक भी सीटें नहीं जीती थी, 3% के करीब इनको वोट मिले थे और राज्य की 243 सीटों पर 238 पर चुनाव लड़ी। जनसुराज के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मांग की है कि राज्य में आगामी सरकार पलायन भ्रष्टाचार को रोके और ये उनकी जिम्मेदारी है। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे पास कोई भी पद नहीं है तो मुझे किसी पद से इस्तीफा देना नहीं होगा। मैंने कभी नहीं कहा है कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, मैं बिहार में रहूंगा और मैंने ये भी कहा था कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा और उस बात पर अभी भी कायम हूं। और इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर ने क्या कुछ बड़ा ऐलान किया है, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। जनसुराज के विचार पर इस सोच से इस प्रयास से जुड़कर एक सपना देखा था, एक उनकी सोच बनी थी, उनकी आशा की किरण जगी थी कि बिहार में एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है। उन सब के आशाओं पर, अपेक्षाओं पर, उनके सपनों पर खरा नहीं उतरने के लिए जो दोष है वो मेरा है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता से आपसे माफी मांगता हूं कि मैं आपके सपनों के आधार के अनुसार, आपके सोच के अनुसार वो व्यवस्था बनाने में नाकामयाब रहा। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।